हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। जहाँ तक हमने 80 प्रश्न देख चुके थे, 80 के बाद आज देखेंगे। आज सेंचुरी लगा देना है, 100 कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एक मैराथन सीरीज लाएंगे लगातार 100 प्रश्न, जिससे कि रिवीजन भी हो जाएगा और कंटिन्यू भी हो जाएगा। तो इससे भी आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो चलिए आज का प्रश्न जो हमें स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके देख लेंगे, है ना, जिससे कि ALP में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कुछ हो जाए थोड़ा सा, है ना। तो देखिए, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आपके मन में जब हो जाएगा कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करना है, तो नींद अपने आप उड़ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए कि एग्ज़ाम के प्रति आप सीरियस नहीं है। भले ही एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है, चाहे ALP हो या फिर MP PGCL हो या फिर आपका नालको हो या फिर IUCL हो। IUCL तो कहाँ रखा है कि अप्रैल में लेंगे, है ना। लेकिन जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी नहीं करेंगे। आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम आपको फिर रोना पड़ जाएगा बाद में। फिर एग्ज़ाम में लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने शायद पढ़ लिया होता। तो इससे अच्छा है कि अब अभी से तैयारी करके रहे चले, है ना। तो चलते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फटाफट बिना एक्स्ट्रा टाइम लिए। देखिए, प्रश्न कह रहा है 81 नंबर कि निम्न में से किस टूल का प्रयोग गोलाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। अगर कोई गोलाकार जॉब है ना, तो उसका सेंटर निकालने के लिए ये सेंटर मान लीजिए कि हमें निकालना है। गोलाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो गोलाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, जेनी कैलिपर, डिवाइडर, स्टील रूल, इनमें से कोई नहीं। तो गोलाकार जॉब का सेंटर की अगर बात आती है तो ऑप्शन ए राइट हो जाता है। जेनी कैलिपर का प्रयोग गोलाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न के इतने बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आपको सेट वगैरह में जरूर मिलेगा ये। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। 82 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, फ्लैट फाइल के दोनों एज पर कटे होते हैं। अगर कोई फ्लैट फाइल है आगे का भाग कुछ इस तरह से टेपर होता है। ये वाला भाग आपका टेंग हो गया, ये वाला हैंडल हो गया। हैंडल थोड़ा बड़ा बन गया है ना। तो जो फ्लैट फाइल का जो एज होता है, इसको एज बोलते हैं। ये जो किनारे वाला भाग होता है ना, इसी को एज बोलते हैं हम लोग। ये वाला भाग क्या हो जाता है, एज हो जाता है, जिसपे सिंगल कट डालते कट होते हैं। कौन से कट, सिंगल कट होते हैं। ये वाला हैंडल हो जाता है, ये वाला भाग क्या हो जाता है, फेस हो जाता है। ये वाला भाग फेस हो जाता है। आगे के भाग को क्या बोलते हैं, टिप या पॉइंट बोलते हैं। टिप या पॉइंट। किनारे वाले भाग को इसको एज बोलते हैं, ये वाला भाग टैंग कहला जाता है, टैंग हो जाता है ना। यही सब चीज़ें आपको पूछा जाता है। किस भाग को हार्ड टेपर नहीं करते हैं, तो टैंग को ही नहीं करते हैं। हार्ड टेपर क्यों नहीं करते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। क्योंकि जब हैंडल इसमें फिट करेंगे, ठोकेंगे, तो ये टूटेगा नहीं। और हैंडल में ही यहाँ एक पत्ती होता है जिसे फेरुल बोलते हैं। फेरुल का प्रयोग क्यों किया जाता है कि जब हैंडल ठोकेंगे तो हैंडल नहीं फटे, इसलिए वहाँ पे फेरुल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ गोलाकार होता है तो इस भाग को शोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शोल्डर। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। तो फ्लैट फाइल के दोनों एज पर कटे होते हैं, तो सिंगल कट डालते कटे होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन हम ले लेते हैं। अर्धगोल रेती लंबाई में पॉइंट की ओर टेपर होता है। जो हाफ राउंड रेती हो या कोई भी रेती हो, तो कहा जा रहा है पॉइंट की ओर जो आगे की तरफ होता है ना, ये कुछ भाग टेपर होता है। आगे की तरफ क्या होता है, कुछ भाग टेपर होता है। बाकी जो है वो
बाकी समानांतर होता है। तो कितना भाग टेपर होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, 2/3, 1/4, 1/3 या 3/2। तो यहाँ से हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इसको 3 पार्ट में भाग दें तो यहाँ से देखिए ये 1 1 1 टोटल 3 भाग हो गया। कितना भाग टेपर है? तो 1 भाग टेपर है, तो 1/3 भाग टेपर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। कोई भी रहती हो, हाफ राउंड हो या फिर देखिए। और हैंड फाइल जो होता है वो टेपर नहीं होता है। हैंड फाइल जिसको सेफेज फाइल भी कहा जाता है। सेफेज फाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके एक किनारे पे एक किनारा जो होगा ये इस पे दांते कटे ही नहीं होंगे, इसलिए इसको सेफेज फाइल भी कहते हैं। तो ये पूरा समानांतर होता है, ये पूरा क्या होता है? पैरेलल होता है। लेकिन बाकी सभी फाइलें 1/3 में जो है वो टेपर होती है। टेपर की बात की जाए तो आपको 1/3 मार देना है। वही अगर हैंड फाइल में कहता है तो वो टेपर नहीं होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 84 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि किस वाइस के द्वारा छोटे व्यास के तार या रॉड पकड़ी जाती है? किस वाइस के द्वारा छोटे व्यास के तार या रॉड को जो है वो पकड़ी जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है बेंच वाइस, लेग वाइस, पिन वाइस, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे इसमें तो बेंच वाइस में क्या छोटे व्यास के तार को पकड़ेंगे? नहीं। लेग वाइस में नहीं। पिन वाइस में पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ेंगे। या फिर घड़ी साज द्वारा कौन से वाइस का प्रयोग किया जाता है तो भी पिन वाइस हो जाता है। और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये तो गलत ही है। जब हमारा आंसर मिल गया तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और 85 नंबर का रहा है सरफेस गेज द्वारा की जाती है। सरफेस गेज द्वारा क्या की जाती है? देखिए ये सेल 2019 में पूछा गया है। सेल 2019 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? ऑप्शन जरा ध्यान से देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मार्किंग, पंचिंग, लंबाई की माप या फिर कटिंग। तो सरफेस गेज कौन सा टूल है? यह एक प्रकार का मार्किंग टूल है। क्या है ये? मार्किंग टूल है। तो इसको ध्यान रखना है। सरफेस गेज क्या है? मार्किंग टूल है। और यहाँ हम देखें अगर पंचिंग की अगर बात की जाए तो पंचिंग क्या होता है? 3 तरह के पंच होते हैं। प्रीक पंच, प्रीक, डॉट, सेंटर, है ना। प्रीक होता है 30 डिग्री का, डॉट होता है 60 डिग्री का और सेंटर पंच होता है 90 डिग्री का। ये पूछा जाता है। सेंटर पंच का उपयोग कहाँ किए जाते हैं? तो ड्रिल करने से पहले इस पंच का लगा देते हैं कि इससे थोड़ा बड़ा कोण बनेगा तो ड्रिल करने में आसानी होगा। डॉट पंच को क्या बोलते हैं? तो विटनेस मार्क के लिए भी पूछा जाता है। किसका प्रयोग कर देंगे? तो डॉट पंच का। वही प्रीक पंच का पूछ लिया जाता है 3 सीट या पतली सीटों पर पंचिंग के लिए, तो प्रीक पंच का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। इस प्रश्न का क्या आंसर था? मार्किंग था। सबको याद रखना है। कहा जा रहा है 86 नंबर कि कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड को जरूरी कोण पर सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट अगर हम बात करें कि क्या होता है, कॉम्बिनेशन सेट 4 टूलों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें स्केल होता है, एक प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड। देखिए सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड और स्क्वायर हेड और एक रूल, यही चारों होता है किसमें? कॉम्बिनेशन सेट में, है ना। इसीलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन सेट है। तो पूछा जा रहा है कि किसी कोण पे सेट करने के लिए, तो कोण पे सेट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? कोण पे सेट करने के लिए प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग करेंगे, है ना। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फाइन पिच हेक्सा ब्लेड ज़्यादा प्रभावी होता है। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड ज़्यादा प्रभावी होता है। देखिए तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। पतले सेक्शन वाले धातु के लिए, मुलायम धातु के लिए, ब्रॉड सेक्शन धातु के लिए और नॉन मेटल के लिए। तो फाइन पिच हेक्सा ब्लेड किसके लिए होता है? पतले सेक्शन वाले धातु के लिए उपयोगी होता है। यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पतले ट्यूब को काटने के लिए कितना mm का पिच का प्रयोग किया जाता है? 0.8 mm वाली पिच का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ये रेलवे का हो या फिर किसी भी एग्जाम में फिटर टेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये फेवरेट है। पतले ट्यूब को काटने के लिए यहाँ पे लिख लेना है
पतले ट्यूब को काटने के लिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 88 नंबर प्रश्न है कि एक ड्रिफ्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। एक ड्रिफ्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने के लिए, ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल होता है वहाँ से ड्रिल निकालने के लिए। दूसरा कह रहा है एक ड्रिल बीट के स्थानांतरण के लिए पंचिंग ऑफ द लोकेटिंग ए ड्रिल बीट। तीसरा कह रहा है धातु के तनु सीट के कर्तन, कटिंग थिन सीट ऑफ ए मेटल, काड़े से टूटे हुए ड्रिल को निकालने के लिए, रिमूविंग ए ब्रोकन ड्रिल फ्रॉम द वर्क। तो ड्रिफ्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं। ड्रिफ्ट देखिए कुछ इस प्रकार का होता है ना, टेपर आकार का होता है। ड्रिल स्पिंडल में एक होल होता है, उसी में ठोक के और क्या मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। यही क्या है, ड्रिफ्ट है। क्या है, ड्रिफ्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 89 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सामग्री के यांत्रिक गुणधर्म को में सुधार करती है। यांत्रिक गुणधर्म में कौन सी पद्धति जो है वो सुधार करती है। समझ जाइए कि किसी धातु में अगर सुधार कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा। फोर्जिंग, ऑप्शन है फोर्जिंग, फाइलिंग, ऊष्मीय उपचार, हीट ट्रीटमेंट और फिटिंग। तो पद्धति में यांत्रिक गुणधर्म में सुधार करना है तो ऊष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट करके जैसा चाहे उसको ऐसा बना सकते हैं। 90 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है पृथ्वी के तह में प्रचुरता से पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पृथ्वी के तह में प्रचुरता से पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, लोहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। पृथ्वी के तह में प्रचुरता से पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। आप सोच रहे होंगे ये जीके का प्रश्न है, तो जीके का प्रश्न नहीं है, मेटल चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 91 नंबर देख लेते हैं। तो काम करते हुए वर्नियर हाइट गेज, अगर आप काम कर रहे हैं तो वर्नियर हाइट गेज किस पे रखना चाहिए, यहाँ इस पर रखना चाहिए। तो यहाँ हम रखेंगे सरफेस प्लेट पर रखना चाहिए, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है वी ब्लॉक पे और मशीन बेड पे, और तीसरा करें किसी भी सपाट सतह पे। तो देखिए सरफेस वर्नियर हाइट गेज है। वर्नियर हाइट गेज एक क्या है, कुछ इस तरह का आपका ये होता है और यहाँ पे जो है ऑफसेट स्क्राइबर लगा रहता है। ऑफसेट स्क्राइबर लगा रहता है किस लिए, मार्किंग करने के लिए। अब ये इसका बेस हो जाता है। लिस्ट काउंट की बात करें, लिस्ट काउंट तो इसका भी हो जाता है 0.02 mm। मीट्रिक में अगर बीटिस की बात करें 0.001 इंच हो जाता है। ये इंच का सिंबल है, 2 डैश है ना। इंच में पूछा जाए तो इतना हो जाएगा। तो इसका प्रयोग मार्किंग के लिए करते हैं, और मार्किंग के लिए करते हैं तो किस पे रख के करना चाहिए, तो सरफेस प्लेट पे रख के करना चाहिए। काम करते हुए वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किस पे करना चाहिए, तो सरफेस प्लेट पर करना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, इसमें आपको टॉलरेंस पूछा गया है ना। 25 प्लस माइनस दिया गया है ना। कल के प्रश्न में था कि इसमें टॉलरेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए प्लस 0.05 दिया है और माइनस 0.05 दिया है। तो टॉलरेंस के लिए जोड़ देंगे, प्लस माइनस है तो 0.10 हो जाएगा, है ना। और लेकिन यहाँ पे टॉलरेंस नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है कि किसका उदाहरण है, तो यूनिलेटरल, बाइलेटरल, बोथ या कोई नहीं। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर टॉलरेंस पूछा जाता तो ये आंसर हो जाता है, आप समझ चुके हैं। तो यूनिलेटरल में एक तरफ दिया जाता है, एक तरफ कहने का मतलब है कि प्लस में ही देंगे 0.01। अगर प्लस में ही रहता तो यूनिलेटरल होता, या फिर
माइनस में ही रहता 0.01 तो भी यूनिलेटरल होता है। लेकिन बाईलेटरल में प्लस 0.02 माइनस 0.012 कुछ भी हो, अगर दोनों साइन आपको देखने को मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बाईलेटरल हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर इसमें दे दें प्लस 0.01 और माइनस 0.00 तो ये भी क्या है, यूनिलेटरल है, क्योंकि एक तरफ दिया गया है दूसरे वाला 0 है। तो इस बात को ध्यान रखना है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है, लेकिन ये यूनिलेटरल में हो जाएगा। और बाईलेटरल में क्या हो जाता है, दोनों तरफ प्लस माइनस दोनों साइन मिल रहा है, मतलब कि वो बाईलेटरल हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों शेयर करना है और लाइक भी करते चलना है आपको। यहाँ से हम देखेंगे BIS प्रणाली में टॉलरेंस के ग्रेड की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ द टॉलरेंस इन द BIS सिस्टम। टॉलरेंस ग्रेड की संख्या ऑप्शन है 12, 16, 18, 20। तो राइट आंसर आपका हो जाता है 18। ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये इसरो में जो है वो पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अपघर्षी नहीं है। प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल अब्रेसिव नहीं है। 4 ऑप्शन इसके लिए ले लेते हैं हम। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हीरा क्या है, प्राकृतिक है। कोरंडम भी है, एमरी भी है और एल्युमिनियम ऑक्साइड। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप बताइए कौन सा नहीं है, कौन सा इसमें से प्राकृतिक अपघर्षक नहीं है। आपको बताना है कौन सा इसमें से प्राकृतिक अपघर्षक जो है वो नहीं है, तो बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो प्राकृतिक अपघर्षी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा 95 नंबर का कि प्रत्यास्थता का मापांक है। प्रत्यास्थता का मापांक है, तो ऑप्शन ए है विकृति बटा प्रतिबल, ऑप्शन बी है प्रतिबल बटा विकृति, ऑप्शन सी है 1/विकृति, ऑप्शन डी है 1/प्रतिबल। तो प्रत्यास्थता का मापांक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन प्रतिबल बटा विकृति। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 96 नंबर प्रश्न पे। 96 का 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार दिया गया है। निम्नलिखित में से अर्धवृत्ताकार चाबी जो हल्के बल आघूर्ण के संचरण में प्रयुक्त होती है। जो अर्धवृत्ताकार चाबी होता है वो हल्के बल आघूर्ण में प्रयुक्त होता है, तो उस चाबी को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है वुडरफ की, सैडल की, नॉर्मल की या फिर सर्कुलर की। तो आप सर्कुलर की आंसर कर देंगे, लेकिन ये आंसर आपका जो है वो गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है आपका वुडरफ की। हाफ जो कि अर्धवृत्ताकार होता है उसको क्या आंसर हो जाएगा, वुडरफ की। 97 नंबर देख लेते हैं। 97 कह रहा है यहाँ पे बेंच वाइज में स्क्रू के ऊपर किस प्रकार के पेच होते हैं। बेंच वाइज जो होता है स्क्रू के ऊपर किस प्रकार के पेच होते हैं, जो कि देखिए स्क्रू वगैरह में पूछा गया है। तो यहाँ से देखेंगे चौकोर पेच, वी पेच और BA थ्रेड, इनमें से कोई नहीं। तो बेंच वाइज में ज़्यादातर कौन सा थ्रेड होता है, तो आपका जो है वो स्क्वायर थ्रेड होता है। नेक्स्ट कह रहा है 98 नंबर, रूट और क्रेस्ट के मध्य की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं। चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के मध्य की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है चूड़ी की मोटाई, चूड़ी की गहराई, चूड़ी की लंबाई और TPI, है ना। चूड़ी की जो है वो TPI कहते हैं। तो चलते हैं समझ लेते हैं थोड़ा सा रूट क्या होता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। मान लीजिए कि ये हमारा कोई थ्रेड हो गया, है ना, हमने एक साइड का बनाया, ये हमारा कोई थ्रेड हो गया। तो जो ऊपरी भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। दो चूड़ियाँ ऊपर जहाँ मिलती है उसे क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। और जो नीचे वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको आपका रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट।
तो इन दोनों के बीच की ये जो लंबवत दूरी है इसे ही पूछा जा रहा है क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ ट्रेड बोलते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न पे, जिसमें भी 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। कह रहा है 4 जबड़ा चक को कहा जाता है। 4 जो चक को लेथ में 4 जो चक लगा होता है। ऑप्शन है सेल्फ सेंटरिंग चक, सेल्फ चक, यूनिवर्सल चक या फिर स्वतंत्र चक। तो 4 जो चक को क्या कहते हैं, स्वतंत्र चक कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि स्वतंत्र चक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके चारों जबड़े सिंगल चाबी लगा के, अगर मान लीजिए कि इसमें 4 जॉब है इस प्रकार का होगा, तो ये चारों के लिए अलग अलग की बना होता है। अलग अलग की से मतलब एक ही की से चारों में डाल के तब खोलेंगे, एक खुलेगा सिंगल। और वही अगर 3 जो चक रहता है, या फिर अब नॉर्मली ड्रिल मशीन देखे होंगे तो एक ही चाबी से तीनों खुलेगा। एक ही चाबी रहेगा लगाने के लिए, लेकिन एक ही जगह से ये तीनों खुलता बंद होता है। और लेकिन ये एक जगह से एक ही जॉब इसका खुलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र चक बोलते हैं। और सेल्फ सेंटरिंग चक, इसको 3 जो चक को क्या बोलते हैं, सेल्फ सेंटरिंग चक बोलते हैं। यहाँ से हमें 2 प्रश्न क्लियर हो चुका है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न है। वीडियो लाइक नहीं किए होंगे तो दोस्त लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। एक खराद का आकार निम्न में से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया। खराद मतलब लेथ मशीन, खराद मतलब लेथ मशीन। ठीक है, खराद मतलब लेथ मशीन। लेथ लिखा भी गया है, आप देखेंगे है ना। ऑप्शन ए है स्पीड के द्वारा, ऑप्शन बी है टेपर कटिंग, ऑप्शन सी है सेंटर हाइट, ऑप्शन डी है कटिंग डेप्थ। तो खराद का आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो वो हो जाता है आपका सेंटर हाइट। सेंटर हाइट के द्वारा जो है वो खराद का आकार जो है वो निर्दिष्ट किया जाता है ना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत हेल्प मिला होगा है ना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट सीरीज हम सोच रहे हैं कि आपको लगातार जो 100 प्रश्न हुआ है उसका एक रिवीजन करवा दिया जाए, क्योंकि आप भूले नहीं है ना। वीडियो में कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।